गुड आफ्टरनून सर। नहीं, जब अगर दिक्कत है क्या करके क्लिक कर तब ऊपर नीचे जाइए। पंखा तर्जम कर दी। तो हम लोग अगली बार पढ़े थे बैक्टीरियोफाज के बारे में, ठीक। हेलो जी सर। यस सर। सुनाई दे रहा है ना? जी यस सर। यस सर, सुनाई दे रहा है। बैक्टीरियोफाज यानी कि जीवाणु उस दिन तो क्लास ही नहीं। जीवाणु भोजी क्या होता है? यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसे हम क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफाज। यानी कि ये जो है अपना भोजन बैक्टीरिया को बनाता है, यानी इसको कहते हैं तुमको बैक्टीरिया भोजी, यानी बैक्टीरिया को जो भोजन बनाता है उसे बैक्टीरियोफाज यानी परभक्ष, इनको जीवाणु परभक्षी भी कह सकते हो। तो ये सब जो है, उसके बाद तुम्हारे आता है ये हेड जो दिखाई दे रहा है इसका सर, इसका जो सर है इसकी जो चौड़ाई है ये होता है 50 से 100 नैनोमीटर का। इसकी जो चौड़ाई है कितनी की होती है? तो बंद कर दीजिए। 50 से 100 नैनोमीटर का। उसके बाद इसमें ये होता है डीएनए मॉलिक्यूल, और ये है इसका कॉलर। कॉलर इस तरह से स्टैंड की तरफ, ये जो है कुल 6 के आकार में होता है, 3 इधर होता है, 3 इधर होता है। यानी कि इसकी लंबाई जो हेड की लंबाई है, इसकी लंबाई से इसके जो टेल की लंबाई, टेल फाइबर है जो, इस टेल फाइबर की जो है चौड़ाई लंबाई तुम्हारा 1/4 होता है या 1/3 होता है, ठीक। और यहाँ पे ये जो है जब भी यहाँ बैठते हैं तो इनके जो फाइबर हैं इससे एंजाइम स्रावित होता है। जैसे बैठेंगे उससे एंजाइम स्रावित हो जाएगा और एंजाइम रिसने लगता है और वहाँ पे छेद बन जाता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जैसे चिपकेगा और उसके बाद ये छिद्र हो जाएगा उसमें। उसके बाद ये जो है जब छिद्र हो जाएगा तो यहाँ से ये बीच वाला भाग जो है पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करके भेदन करने के बाद अपना ये जो डीएनए है, इस डीएनए को उसके अंदर स्थानांतरित कर देता है, यानी कि सेट कर देता है। जो ट्रांसडक्शन तुम लोग पढ़े हो उस तरह से। लेकिन ट्रांसडक्शन में तुम लोग जो कुछ बातें नहीं सीख पाए थे अगली बार, उसमें खास बात तुम लोग का ये था कि एक बैक्टीरियोफाज कुल जो है जैसे किसी सेल में पेनिट्रेट करता है उसे 12 मिनट के लिए अदृश्य हो जाता है, यानी दिखाई नहीं देता है 12 मिनट के लिए। उसके बाद ये जो है तुम्हारा 30 से 60 मिनट के अंदर, ये 30 से 60 मिनट के अंदर ये जो बैक्टीरियोफाज है, ये एक बैक्टीरियोफाज से 200 बैक्टीरियोफाज। हेलो यस सर। हल्ला मत करो। एक बैक्टीरियोफाज जो है, आवाज आपका कट क्या रहा है? आवाज कट रहा है। अब हेलो तो हाँ सर, अब आ रहा है, बोलिए। तो एक बैक्टीरियोफाज जो है मिला के 200 या 200 से अधिक बैक्टीरियोफाज को जन्म दे सकता है, समझ में आया? तो उसके बाद जब बैक्टीरिया पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। दूसरे बैक्टीरिया समझ में आई? ये वही प्रोसेस था ट्रांसडक्शन का, और बाकी बताए थे ही क्या। ये है तुम्हारा वायरस जो होता है, वायरस किस तरह का है? किस तरह का जीव है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का होता है, यानी कि मिसोबायोटिक जीव है, मध्यजीवीय जीव इसको कहा जाता है या मध्यजीवीय कह सकते हो, यानी बीच की कड़ी होता है। ना ही सजीव होता है और ना ही निर्जीव होता है। इसके सजीव के कितने कैरेक्टर हैं और निर्जीव के कितने कैरेक्टर हैं इससे पता चलेगा, यानी ये सजीव है या निर्जीव है। तो जब खोज हुई थी वायरस का, तो वायरस का जब खोज हुआ तो उसमें ये रखा गया कि इसको किसमें रखा जाए,
यानी प्रोकैरियोट में इसको रखा जाए या यूकैरियोट में रखा जाए, तो प्रोकैरियोटिक जीव है कि यूकैरियोटिक जीव से पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए बैक्टीरिया वायरस जो है, वायरस क्या होता है, वायरस होता है और कुछ नहीं होता। यानी वायरस को तुम बैक्टीरिया में या निमेटोड की तरह इसको किसी तरह नहीं कर सकते। आवाज कट रहा है सर। इसका किंगडम जो है वायरस होता है। समझ में आया? तुम्हारा वायरस तुम्हारा कट रहा है, यानी कि तुम्हारा जो है नेटवर्क क्षेत्र, तुम्हारा मोबाइल का नेटवर्क खराब है। यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। यहाँ पे हेलो, नहीं मेरे यहाँ। हाँ, तो तुम लोग यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं? यस सर, आप पढ़ाइए, हम लोग सुन रहे हैं। ये जो है नॉन सेलुलर, तो इसके नॉन लिविंग कितने कैरेक्टर हैं और लिविंग कितने कैरेक्टर हैं? तो पहले नॉन लिविंग का जान लेते हैं क्या। तो ये जो है नॉन सेलुलर होता है, यानी कोई ये जो है सेल इसमें नहीं पाया जाता है, यानी जिस सेल पे अटैक करता है उसी सेल को अपना घर समझने लगता है। जैसे डकैत होते हैं, जिस घर पे अटैक करते हैं उस घर उनका कुछ देर के लिए उनका हो जाता है, उसी तरह से इसका भी वही हाल है। यानी जिस सेल पे जाएगा उस सेल के साथ अपना डीएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके उसके साथ जुड़ जाता है। अपना उसका डीएनए, मान लो उसका डीएनए जो है कुछ काम नहीं करता है, उसका खुद का डीएनए जो है काम करता है और उस सेल को ही अपना सेल समझता है जिस सेल पे अटैक करता है। उसके बाद तुम्हारा इसमें होता है कि तुम्हारा कि कोशिका द्रव्य या कोशिकांग इसमें नहीं पाया जाता है, कोई ऑर्गेन नहीं होता है। उसके बाद प्रोटीन कोट जो है, प्रोटीन जो होता है इसमें एक ही प्रोटीन होता है, यानी डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अभी तक आरएनए में से अभी तक 80 वायरस में 80 जैसे मतलब कोई प्लांट है, प्लांट में जो वायरस अटैक करते हैं उसमें 80 वायरस ऐसे हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है, बाकी सब में आरएनए पाया जाता है। कई तो किताबों में तुम लोग देखोगे तो लिखा हुआ रहेगा कि सिर्फ जो है तुम्हारे वायरसों में आरएनए पाया जाता है। कई बुक ऐसे गलत सलत दिख जाती हैं, तो उसमें डीएनए और आरएनए में से दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है कि इसमें जो है श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं होता, क्योंकि तुम लोग C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला उसको तोड़ोगे जब तो 6CO2 + 6H2O बनेगा। तो ये जब निकलता है तो इसमें इसको जो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है। ग्लाइकोलिसिस में तुम लोग पढ़े होंगे कि ग्लूकोज को अगर तोड़ना है तो उसको एंजाइम की जरूरत होती है। तो एंजाइम जब टूटेगा तो श्वसन, जब एंजाइम नहीं रहेगा तो श्वसन हो ही नहीं सकता। ये दोनों में ये तीसरा फैक्ट है, एंजाइम रहेगा तभी श्वसन हो सकता है, बिना एंजाइम का श्वसन संभव नहीं है। उसके बाद तुम लोग को आता है चौथा पॉइंट, ये जो है क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। क्रिस्टलीय रूप यानी कि ये जो इनको जो है रबे के रूप में होती है। तुम्हारे धूल जैसे होता है तो धूल को तुम लोग जो हो वहीं पे रख सकते हो या उसको उठाकर जहां रख दोगे वहीं पर आ जाएगा। तो धूल कण की तरह होता है, यानी क्रिस्टलाइज रूप में। तो क्रिस्टल होते हैं निर्जीव पदार्थ, वर्षों तक इनको बोतल में बंद करके रखा जा सकता है। जैसे तुम लोग धूल मिट्टी को रख देते हो तो खराब नहीं होता, जब तक नमी ना आए थोड़ा सा तो खराब नहीं होता। इसी तरह से इसको भी लाखों वर्षों तक तुम लोग सेव करके रख सकते हो। उसके बाद इनको कृत्रिम पोषक माध्यम यानी कि आर्टिफिशियल मीडिया पे इनको उगाना संभव नहीं है। यानी जब भी ये रिप्रोडक्शन करेंगे किसी सेल में ही करेंगे, यानी बाहरी वातावरण में इनको उगाना संभव नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे लिविंग इसका कैरेक्टर क्या क्या है, इसका लक्षण क्या है। तो इसका पहला लक्षण तुम्हारा जो है, पहला लक्षण इसका सर एक चीज सर, हाँ बोलो सर ये था कि वायरस जो आर्टिफिशियल भी बनता है सर। देखो जब वायरस जो है, इसको हम आगे तुम लोग बताएंगे, ये वायरस का प्रोटीन कोट जो होता है, प्रोटीन कोट और वायरस का न्यूक्लिक दोनों अलग अलग बनता है और बाद में एक एंजाइम स्रावित होता है जो दोनों को जोड़ता है। तो प्रोटीन कोट जो है अलग तरीके से बनाया जा सकता है,
उसके बारे में भी तुम लोग को डिटेल बताएंगे। पहले इसको थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे उस पर, क्या होता है, क्या कैरेक्टर है इसका, उसका किताब से जो जो पॉइंट है उसको समझाएंगे। थोड़ा सा तुम लोग को नोट्स है ये हल्का, इसलिए समझा देते हैं, ठीक है। हेलो, आप समझ गए हाँ होंगे सर। क्या प्रोटीन को बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। यस सर। हाँ, ये फिर उसके बाद इसका पहला पॉइंट है कि ये जो है किसी कोशिका द्रव में पहुंचने के बाद विषाणु जो है इसका अम्ल एक्टिव हो जाता है। न्यूक्लिक अम्ल जो है जैसे किसी सेल में पहुंचता है वो जो है एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये जो है किसी प्रोटीन का संश्लेषण करने लगता है। जैसे मान लो किसी राइबोसोम के ऊपर जैसे निर्भर रहेगा तो राइबोसोम प्रोटीन करता है, उसे 5% आरएनए पाया जाता है। तो प्रोटीन को अपना मान लो जो सेल ही उसका गुलाम हो गया, तो इसकी तरह ये प्रोटीन का सिंथेसिस आरएनए करेगा। आरएनए के माध्यम से ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है। उसके बाद 1 ग्राम जो वायरस है 5 मनुष्यों के बराबर अकेले ऊर्जा का रूपांतरण कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि तुम 5 आदमी मिलकर के जितना वायरस मतलब ऊर्जा का खपत करेंगे उतना अकेले 1 ग्राम वायरस उतना ऊर्जा की खपत कर सकता है। तो समझ रहे हो कितना वायरस मजबूत है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका, सर कोरोना भी पता चल ही गया। आगे बताएंगे। विषाणु सजीव न्यूक्लिक अम्ल जो होता है प्रोटीन संश्लेषण प्रेरित करने के लिए विषाणु आवरक खोल बनाता है। विषाणु मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसके ऊपर एक क्या करता है, एक सिमिलर न्यूक्लिक एसिड से एक लिविंग सेल के ऊपर प्रोटीन कोट बनाता है और उसके अंदर ये सुरक्षित रहता है। पर मतलब जैसे भी जो भी कोशिकाएं बनी होती है उसका सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का। चाहे वो लिपोप्रोटीन हो या कोई भी प्रोटीन हो, प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन किस तरह का प्रोटीन होता है इसको भी आगे बताएंगे। विषाणुओं में क्या होता है, ये जो है जीन इससे म्यूटेशन भी होता है। जैसे तुम सिंपल रूप से हम लोगों में म्यूटेशन होता है, मनुष्यों में, पौधे में म्यूटेशन करके अच्छे गुण भी लाए जा सकते हैं और खराब कैरेक्टर भी लाए जा सकते हैं। इसमें डुप्लीकेशन भी हो सकता है या एक क्रोमोसोम म्यूटेशन भी हो सकता है। तो यानी म्यूटेशन होगा तो कि वो डीएनए में चेंजिंग लाता है। तो जो कैरेक्टर है, अगर मान लो हमें वायरस नहीं होता तो किसी भी कैरेक्टर को चेंज करने के लिए और दूसरी चीजों की आवश्यकता पड़ती। इसलिए कई मतलब प्रजातियां हैं जिसको ये जो है उसका कैरेक्टर चेंज कर देता है, डीएनए चेंज कर देता है, जिस कारण से अगले पीढ़ी का शेप एंड साइज जो है चेंज हो जाता है। ठीक, तो समझ में आया 3 कैरेक्टर इसका क्या क्या है। यानी कि लिविंग है, यानी कि ये जो है ना ही सजीव होता है और ना ही निर्जीव होता है। इसके बीच की कड़ी कहा जाता है। तुम लोगों को पहले बताया थे, जैसे कहा जाता था कि भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो वरदराज जो है सोया हुआ था। इस तरह से जब कोई लिविंग जो नॉन लिविंग जो थे वो जो है लिविंग में बदल रहे थे, उस समय जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उस समय इनका जो है बीच ही फंस गए, यानी कि लिविंग नहीं हो पाया, जीवित प्राणियों में इसकी गिनती नहीं हो पाई या उसका कैरेक्टर नहीं ले पाया। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट वायरस, यानी वायरसों पे प्लांट वायरस पे कैसे वायरस जाता है, यानी कि इसका क्या माध्यम है कि एक पौधे से दूसरे पौधे पे या पौधे पे रोग लगता है, इसका क्या कारण होते हैं। तो तुम लोग सुने होंगे कि आइसोलेशन डिस्टेंस, क्या आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, सुने हो। आइसोलेशन डिस्टेंस यानी कि एक होस्ट और दूसरे होस्ट, या मान लो एक पैथोजन और दूसरे पैथोजन की जो बीच की दूरी होती है वही आइसोलेशन डिस्टेंस कहा जाता है। ये आइसोलेशन डिस्टेंस यानी एक ही दो चीज सिमिलर हो, जैसे हम क्या है, किसी रोग जनक के लिए हम होस्ट हैं तो हमारे तक रोग को पहुंचने के लिए किसी अदर होस्ट की उसको जरूरत होगी। यानी वायरसों का तो अपना हाथ पैर तो नहीं होता है। जैसे मान लो तो फंजाई है तो फंजाई के पास अपना फ्लैजिलम होता है, या जूस्पोर होता है उसके पास भी अपना तो फ्लैजिलम होता है, और बैक्टीरिया होता है उसके पास भी अपना फ्लैजिलम होता है। तो जो है एक जगह से दूसरी जगह बढ़ने के लिए अपना फ्लैजेला का इस्तेमाल करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन वायरसों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जैसे तुम लोग बताए थे कि एक बैक्टीरिया जो है 1 घंटे में
1 घंटे में 3.6 मिलीमीटर की बस दूरी तय कर सकता है, उससे ज्यादा का दूरी तय नहीं कर सकता। तो ये वायरस जो है अपने आप नहीं फैलते हैं, इनको फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। बिना मीडिया का ये जो है फैल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, उड़ नहीं सकते। अगर मान लो कहीं वायरस है तो मिट्टी के कण ही है, तो मिट्टी कण को हम ऊपर लेकर के अगर छोड़ दें तो क्या होगा, नीचे की तरफ अपने आप गिर जाएगा। या मान लो हवा का दिशा रहा तो कुछ दूरी तक वो जा सकता है, लेकिन वो चल फिर नहीं सकता। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, पहला पॉइंट क्या है, तो ये दिया है कि पहला पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ वायरस थ्रू सॉइल, यानी सॉइल के जरिए भी ये फैल सकता है। तो सॉइल के जरिए मेयर ने सबसे पहले 1886 में, आज 186 लिखा गया है गलती से, 1886 में इन्होंने पहली बार खोजा कि वायरस जो है, वायरस तो जब हम किसी पौधे से उसके हम रस को निकालते हैं, और किसी रस को निकालने के बाद अगर किसी दूसरे स्वस्थ पौधे पे खुरचते हैं, खुरचने के बाद हम उसका रस को साबित करते हैं, तो हम देखते हैं कि 10 दिनों बाद जो है रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या ये रोग अगली पौधे पे उत्पन्न हो जाता है? तो इस तरह से तुम लोग पढ़े होंगे सॉइल बर्न, सीड बर्न और ईयर बर्न। तो सॉइल बर्न यानी कि जो रोग जनक होगा वो सॉइल में होगा, और सीड बर्न का मतलब जो रोग जनक होगा वो सीड में होगा। तो सीड में दो तरह से हो सकता है, यानी सीड की सरफेस हो सकता है एक्सटर्नल सीड बर्न, इंटरनल सीड बर्न होता है। तो इसी तरह से सॉइल बर्न तुम लोग पढ़ाए थे, सेम टू सेम वही फार्मूला है यहाँ पे। सॉइल में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है तुम्हारे, जैसे है तुम्हारा फंजाई है, निमेटोड है, ये सब जो है तुम्हारे उसमें रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। और मिट्टी में रहेगा तो उसके पास वायरस उसी के साथ पड़े हुए रहेंगे। तुम लोग ये जान गए हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो है वो जुड़ा हुआ रहता है हमेशा वायरस, या उसको इन्फेक्ट करके उसके शरीर में चला जाएगा, निमेटोड के, फंजाई के। और जो निमेटोड है और फिर जो है वो पौधे के संपर्क में जैसे आएगा या पौधे में पेनिट्रेट करेगा, जब भेदन करेगा उसको भेदन करने के बाद वायरस भी कुछ दे देगा। किसको दे देगा? वायरस किसको? उस पौधे को। तो वो पौधा भी इन्फेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो है मिट्टी के द्वारा वायरस फैलता है, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल सकता है। तो उसके लिए माध्यम की जरूरत है। इसमें कौन मीडिया है? फंजाई है और निमेटोड है। यहाँ देख रहे हो फंजाई, निमेटोड है। मोजैक येलो वायरस है ये, इसके द्वारा रोग होता है। ये टोबैक वायरस, तुम लोग ये जो टोबैक वायरस देख रहे हो, ये टोबैक वायरस जो है तुम्हारा, ये भी कई तरह से हो सकता है। ये भी टोबैक वायरस 1, 2, 3, 4 करके ऐसे भी होता है वायरस, क्योंकि इसका लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तुम लोग जैसे चिंटू पिंटू टिंकू इस्तेमाल करते हो नाम में किसी तरह से, तो यहाँ भी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। ट्रांसमिशन बाय कांटेक्ट, ये होता है कि ये कांटेक्ट के द्वारा है, यानी कि जब किसी के संपर्क में जब कुछ आता है तो उसके द्वारा भी रोग फैलता है। जैसे मान लो गाँव में क्या करते हैं लोग कि खैनी बनाते रहते हैं अक्सर, और खैनी बनाते समय मान लो इन्फेक्टेड, सुनो तो म्यूट करो। तो खैनी बनाते समय जो है ये, तो खैनी बनाते समय वायरस जो है तो मनुष्य के हाथों पे चिपक जाता है, और हाथों में चिपकने के बाद जो मनुष्य जो है उस पौधे को साफ करेगा, मान लो खेत में गया, खैनी खाने के बाद आदत हो गया काम करने का, उसने कई पौधे को छूने के बाद आया और खैनी बना लिया, या किसी चीज को, किसी इन्फेक्टेड प्लांट को टच कर दिया, टच करने के बाद वो आएगा और उसके हाथ से किसी दूसरे पौधा टच हो जाएगा। जब दूसरा पौधा कोई टच हो जाएगा तो उसके द्वारा भी वो जो है रोग फैल जाएगा। यहाँ पे देख रहे होगे क्या लिखा हुआ है, हैंड ह्यूमन वर्किंग, इसके द्वारा भी ये रोग फैलता है, मनुष्यों के द्वारा। कोई एक मनुष्य दूसरे जो है दूसरे सही से मतलब स्वस्थ प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया, तो इसके द्वारा भी रोग फैल सकता है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रूट।
तो यानी कि पौधे की जड़ों द्वारा। तो पौधे के जड़ कैसे सहायक है इसको करने में? तो क्या होता है कि जैसे कोई पौधा, मान लो कोई प्लांट है, उसका जो है रूट जड़ जो है, जैसे तुम लोग आलू का प्लांट लगाते हो, आलू का प्लांट लगाते हो, नहीं है। आलू का पौधा तुम लोग देखे होगा, बड़ा बड़ा जो आलू होता है तुम लोग काट के उसको छोटा छोटे पार्ट में कर देते हो। तो जब छोटे छोटे पार्ट में तुम लोग बन के आया था ना, तो छोटे छोटे पार्ट में तुम लोग जैसे काटते हो, अरे राम, पार्ट काटने के बाद वो जो है जिस चाकू से तुम लोग काटते हो उसको, तो उस चाकू से मान लो किसी इन्फेक्टेड आलू को काट दिए तुम, और उस इन्फेक्टेड आलू से फिर स्वस्थ आलू को काट दिए, रहेगा, तो उसके द्वारा वायरस जो है दूसरे आलू में भी चला जाएगा। तो अब जब भी पौधा उगेगा 100% निश्चित है कि वो जो है उस रोग से ग्रसित होगा। या किसी पौधे का, जैसे हम लोग क्या होता है कि जब खेत में जाते हैं तो उस किसी फसल को काटते हैं या जड़ को काटते हैं, तो उस जड़ों के द्वारा पौधा तो कट जाता है, उस जड़ें अंदर ही रह जाती है कि नहीं रह जाती है? तो रह जाती है उसके अंदर, और उसके बाद हम दूसरी फसल लगाते हैं तो उसकी रूट तो वही है, और रूट जीवित रहा तो अगर दूसरे प्लांट को फिर भी इन्फेक्ट करेगा। इसके बाद दे रहा है ग्राफ्टिंग और बडिंग द्वारा। तो ग्राफ्टिंग और बडिंग, तुम लोग ग्राफ्टिंग, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, इनआर्चिंग सुने होंगे। कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, इनआर्चिंग क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है तुम लोग के पास, जैसे हम लोग के पास सिकेटियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, कटिंग बडिंग करने के लिए हम किसी पौधे को तिरछा कटान लगाते हैं, उसको तिरछा काटते हैं उसको। जब हम लोग तिरछा काटते हैं उसको 2.5 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर हम जब काटते हैं उसको, तो कोई स्वस्थ पौधा है, कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, उसको लिए हम और उसको काट दिए चाकू से। इसीलिए सर बताए होंगे स्टरलाइजेशन, स्टरलाइज कर देते हैं, उसके बाद जो है हम जो है उस पर कार्य करते हैं ताकि कोई वायरस बैक्टीरिया उस पर लगा ना रह जाए। तो कटिंग, बटिंग, ग्राफ्टिंग, इनआर्चिंग जितने भी सिस्टम होते हैं उसमें काटना। बडिंग, लेयरिंग में बस जो होता है सिर्फ दबा दिया जाता है, उसमें भी थोड़ा सा कट कभी कभी लगाया जाता है ताकि वहां से जड़ें निकल आए, तो उसके माध्यम से भी फैल सकता है। तो कलम लगाते समय ध्यान दो, जब वायरस को हम अच्छी तरह से धो लें या सैनिटाइजर से उसको साफ कर लें, और साफ से उसे ही कटान करें। एक प्लांट जब कोई स्टेम है उसको इन्फेक्शन है तो उससे काट करके किसी स्वस्थ पौधे को हम जो है उस पर काटने या छीरा न लगाएं ताकि वायरस एक से दूसरे में ना फैले। तो सीड के द्वारा भी फैल सकता है, तुम लोग ट्रांसमिशन थ्रू सीड, तो सीड के द्वारा भी फैल सकता है। ऐसे बीज तुम लोग जानते हो, बीज जो है हम लोग जब भी किसी बीज, जैसे मान लो कोई जो है खरपतवार है, और खरपतवार हम लोग क्या करते हैं, जैसे फसल कटाई करते हैं तो उसमें जो खरपतवार होता है उसका बीज झड़ जाया करता है अक्सर। तो उस खरपतवार में अगर किसी वायरस का इन्फेक्शन रहा और वो वायरस जो है उस सीड के साथ वहीं पे जो है चला, वहीं पे रह गया, यानी उसी खेत में गिर जाता है, उसी खेत में जैसे गिर जाता है तो वो अगले साल फिर ग्रो करता है वो सीड। जैसे कमल का पौधा है 1000 सालों के बाद भी उग सकता है, आज वो गिरा 1000 साल बाद भी फिर उगेगा वो, उसकी अवधि काफी, चाहे वो पानी में ही क्यों ना रहे, उतने साल उसके सीड कोट इतने मजबूत होते हैं तो कई हजार सालों तक रह सकता है पानी में। उसी तरह से हर एक प्लांट का, हर एक तुम्हारा जो खरपतवार है, वीड है, उसका भी एक निश्चित सीमा होती है, उसकी निश्चित अवधि होती है, यानी एक अवधि के बाद भी वो अंकुरण करता है। जो रबी की फसलें हैं वो खरीफ के सीजन में अंकुरण नहीं कर सकता, वो अपने अनुकूल टेम्परेचर पाएगा, उतना नमी पाएगा, उस समय अनुकूल अवस्था पाएगा तो वो उत्पन्न होगा, यानी कि ग्रोथ करेगा। तो सीड के द्वारा भी फैलता है। तो हम जो है जब भी सीड का सिलेक्ट करें तो उसमें जो है इन्फेक्टेड सीड का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, उसके द्वारा भी फैल जाता है। तो इसके बाद आता है तुम्हारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ, वनस्पति ग्रोथ क्या होती है। तो जब हम लोग कोई
किसी पौधे को लेते हैं या फोलियर छिड़काव करते हैं कभी भी, तो उसमें हम कटाई छटाई करते हैं, या किसी पौधे को एक वेजिटेटिव प्लांट को लाते हैं दूसरी जगह लगाते हैं, या एक सब्जी को लेते हैं या किसी चीज को लेते हैं उससे या किसी पौधे से उसको किस चाकू से या किसी चीज से हम काट देते हैं उसको। काटने के बाद फिर उसी हंसुए से दूसरे को भी काट देते हैं, या एक वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हम दूसरे का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से भी आलू, जैसे आलू है तो आलू का तुम लोग को उदाहरण दिए, ये आलू जैसे हम कटान लगाते हैं, कीड़ा लगाते हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि एक आलू में चार भाग काट करके छोटे छोटे आलू को लगा दिया जाए ताकि 4 आलू बन सके उसमें। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम किसी आलू को सिलेक्ट करें तो एक निश्चित मतलब कम से कम 25 ग्राम का होना चाहिए। 25 ग्राम का एक आलू हो, उतने बड़ा आलू का एक आलू का ही सिलेक्शन करना चाहिए। काट के लगाना जो है ना नुकसानदायक हो जाता है। या किसी पौधे के किसी भाग को हम काट लिए, काट के दूसरी जगह लगा दिए तो वहां का इन्फेक्शन जो है वहां भी ले जाएगा, या वहां पर इन्फेक्शन होगा तो वहां का इन्फेक्शन उसमें पकड़ लेगा। ये होता है वेजिटेटिव ग्रोथ। ये होता है तुम्हारा ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन परागकण, जैसे परागकण होता है, पोलिनेशन क्रिया जब हम लोग कराते हैं तो उसमें कई ठो इंसेक्ट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के हमेशा आया करते हैं। जैसे मधुमक्खियां है या जितने भी चूसक कीट हैं जो हेमीपटेरा के हैं, हेमीपटेरा के जितने भी कीट हैं उनका आदत होती है चूसने का। तो वो जैसे किसी फूल पे जाएगा तो चूसना शुरू कर देगा, तो एक जगह से दूसरी जगह वो जो है ला देता है। तो हम परागकण को क्या करते हैं, लेते हैं और किसी स्वस्थ पौधे का परागकण लेकर के या इन्फेक्टेड पौधे का परागकण लेकर के हम जो है स्वस्थ पौधे पे डालते हैं। तो वो पौधा जब फर्टिलाइज होगा या वो जो जायांग है फर्टिलाइज होगा तो उसमें भी उस वायरस का कैरेक्टर आ जाएगा। और वायरस को एक सेल चाहिए, जैसे उस सेल के अंदर प्रवेश करेगा वो अपना सेल समझने लगता है धीरे धीरे, तो उसी को अपना वो जनन करता चला जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था, वीड, खरपतवारों द्वारा या अदर माध्यम द्वारा। सबसे बड़ी घोषक की बात आगे वाली पॉइंट है तुम लोग का इंसेक्ट के द्वारा। इस तुम लोग का नोट से नहीं दे पाए हैं, इंसेक्ट के द्वारा। इंसेक्ट में काफी लाजवाब है, इसी कैरेक्टर को समझो। कहाँ चला गया ये, तो ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा हम लोग समझते हैं। इंसेक्ट देखो जैसे हम बताया तुम लोग का कि अरे कहाँ पर चला गया कहीं, मतलब पढ़ने में थोड़ा चला गया। नहीं चल तो रहा है। वो कहाँ गया, वो मतलब था जो ये हाँ आपने ये शेयर कर दिया। आपने मिनाज कर दिया था, ठीक है। तो ये तुम लोग वीड वाला तो बात समझ ही गए होगे, वीड के द्वारा कैसे होता है, ग्रेन के द्वारा कैसे होता है। अब माइट मतलब होता है, माइट जो है जिसका 8 पद होता है, इसको कहते हैं हिंदी में अष्टपद नासी या अष्टपद, मतलब जिसका 8 पैर होते हैं माइट। तो जो जैसे मकड़ी उकड़ी है तो माइट में आता है। तो या जिसे इसमें माइट तुम लोग का इसके लिए एक्रीसाइड आता है माइट को मारने के लिए, तो इसी को कहते हैं अष्टपदनाशी। तो ये माइट मकड़ियां उकड़ियां ये सभी इंसेक्ट का माध्यम है। उसको हम लोग इंसेक्ट के बारे में समझते हैं, इंसेक्ट क्या है या कैसे फैलता है इसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। तो क्या होता है कि
जब कोई इंसेक्ट तुम लोग जैसे फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, ये सब भी जो है एक घातक बीमारी है। जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल में एक सिस्टम ऐसा है कि बैगन की एक घातक बीमारी है, ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है। तो जब एक पौधा होगा, उस पौधे में फाइटोप्लाज्मा का भी हाथ पैर कुछ नहीं होता है, वो भी इसी तरह पड़े रहते हैं, जहाँ पड़े रहेंगे वहीं पड़े रहेंगे। तो जब एक इंसेक्ट जो है एक जगह से उड़ करके जब दूसरे प्लांट पे जाता है, वहाँ भी इन्फेक्शन करता है। और कुछ कीटों में इसकी जब वायरस कहीं से मान लो किसी फूल पे, किसी पराग पे जाएगा, तो वहां से रस को करेगा। इसका मुख जो है पायर्सिंग और सकिंग टाइप का होता है, इसका मुखांग, यानी खाने और चूसने वाले, लैपिंग और चिंगिंग टाइप, या बायोटिंग और चिंगिंग टाइप, या साइफनाकार होगा। इस तरह से 4 प्रकार के मुखांग होते हैं कीटों में। तो हेमीपटेरा, कोलियोपटेरा, आइसोपटेरा, आर्थोपटेरा। इस तरह से हेमीपटेरा के हेमरोपटेरा जो है, तो हेमीपटेरा खासकर कीटों में ऐसा पाया जाता है, ऐसे मधुमक्खियां होती है तो सब चूसती है। तो जैसे चूसती है तो उसके लार्वा में वो जो है वायरस लार्वा में आ जाता है, और लार के माध्यम से उसके पेट में चला जाता है, सलाइवा के माध्यम से। सलाइवा के माध्यम से पेट में चला जाता है। वो 48 घंटे भी रहता है। कुछ कीटों में जीवन काल तक पड़ा रहता है। ये कुछ कीट ऐसे हैं जो अपने जीवन काल तक उसको ग्रहण किए रहते हैं, यानी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनके पास रहेगा। और जब किसी फूल को चूसेंगे, ये उसको इन्फेक्ट करेंगे। तो ये जो है हमारा इंसेक्ट के द्वारा भी फैलता है इस माध्यम से। और कुछ का तो ऐसा हो जाता है कि उसके जेनेटिक कैरेक्टर को ही चेंज कर देता है, या जैसे कोई एक इंसेक्ट जो है दूसरे इंसेक्ट के साथ जब रिप्रोडक्शन करता है तो अपना वायरस भी उसको दे देता है, और उसके अगले पीढ़ी में भी वायरस जा सकता है उस माध्यम से, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी वायरस जाएगा। तो ये है तुम्हारा इंसेक्ट का। इंसेक्ट काफी रोचक है। और बाकी तुम लोग ये बात समझ गए कि किसी भी तरीके कुछ भी हो जाए, वायरस बिना मीडिया का एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है वो इतना ही होना चाहिए ताकि एक रोगजनक या दूसरे रोगजनक की जो दूरी होती है, ये एक होस्ट और दूसरे होस्ट के रोगजनक की जो बीच की गैप है, उसी को कहा जाता है आइसोलेशन डिस्टेंस। हर जीव के लिए, हर चीजों के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे मान लो आइसोलेशन डिस्टेंस, हम किसी नई वैरायटी को जन्म देना चाहते हैं, और नई वैरायटी को जन्म देने के लिए हमको आइसोलेशन डिस्टेंस की जरूरत है। तो वो वैरायटी, उसी तरह की वैरायटी कम से कम 1000 मीटर से नजदीक में नहीं होना चाहिए, या 1000 या 500 मीटर या 200 मीटर, जिसके द्वारा वो फैल के आ ना सके, ना उसका कीट यहाँ से वहां से आकर के यहाँ पे उसको फर्टिलाइज ना कर पाए उस पौधे को। इतनी दूरी होनी चाहिए। तो वायरसों का डिस्टेंस कम से कम 1 से 1.5 मीटर इसलिए रखा गया है, क्योंकि वायरस जो है 1 से 1.5 मीटर तक, हम जैसे नाक से सांस भी लेते हैं तो वो जो है 1 मीटर तक चला जाता है। हमारे नाक का इतना प्रेशर है कि कुछ दूर तक चला जाएगा। मतलब आधा मीटर भी गया तो आधा मीटर हम हाथ बढ़ा देंगे तो चला जाएगा, हम आधा मीटर इधर उधर हट भी सकते हैं। इसलिए 1 से 2 मीटर तक की गैप बनाना आवश्यक होता है, यानी आइसोलेशन डिस्टेंस। एक बात तुम लोग सुने हो क्वारंटाइन सिस्टम क्या है? तो क्वारंटाइन का मतलब होता है संरोधक। जब सबसे पहले प्लेग आया था, तो जब सबसे पहले प्लेग आया उस समय जब क्वारंटाइन सिस्टम का निर्धारण किया गया था कि कहीं कोई बाहर से जब आता है तो उसको 40 दिनों के लिए रखा जाता था, यानी कि वो जो है बंदरगाह पे ही रहेगा, वहीं पे रहेगा, वहां पे वो जाएगा नहीं जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। तो क्वारंटाइन एक संरोधक नियम है जो किसी भी रोगजनक को बढ़ने या ग्रोथ करने से, या किसी एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे जाने से बचाने के लिए जो सिस्टम होता है उसे हम क्वारंटाइन कहते हैं। क्वारंटाइन सिस्टम जो है कोर्ट पे, जहाँ पोर्ट हवाई अड्डे होते हैं वहां पे होता है। उसके बाद में तुम्हारे स्टेट की सीमाओं पे भी चेक किया जाता है, और एक जिले से दूसरे जिले, जैसे मान लो ये जो रोग था, तो ये रोग किसी मिर्च पे या किसी पौधे पे फैल गया, तो अगर ये आलू पे फैल गया तो हम जो है आलू को अगर सप्लाई करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश या बंगाल में अपने बिहार के आलू को, तो आलू वो गवर्नमेंट नहीं लेगी हमारा, क्योंकि वो इन्फेक्शन है, क्योंकि यहाँ का रोग जो है
वहां चला जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में चला जाएगा, उत्तर प्रदेश में चला जाएगा, इसलिए वहां का गवर्नमेंट नहीं खरीदती है उसको। अभी सऊदी अरब की सरकार ने भारत की मिर्च लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वहां उसके रोग, पहले तो उसमें रोग लगा हुआ था, दूसरी बात वहां उसमें जो है ये सिस्टम था कि मिर्च में अधिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया था। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हम लोग आते हैं अपने जो है किताबों पे, तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तो पूछना है क्या, ये बता दें हल्का हल्का। हेलो हेलो, यस सर। सर बता दीजिए हल्का हल्का। देखो तुम लोग को बता दिए वायरस क्या है। देखो एक और बात समझ लो, कुछ कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसको तुम लोग को वायरसों के बारे में समझाते हैं। वायरस क्या है, कुछ जो है वायरसों की कुछ जातियां जो है पौधे और एनिमल दोनों पे इन्फेक्शन करती है, लेकिन कुछ जातियां जैसे है जो है सिर्फ पौधे पे इन्फेक्शन करता है। जो प्लांट पौधे पे इन्फेक्शन करता है वो एनिमल पे इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। अब होगा, अब होगा। और कुछ जो है कुछ जो प्लांट करने वाले हैं प्लांट पे करेंगे, जो मनुष्य एनिमल में इन्फेक्शन करते हैं वो एनिमल में करेंगे। ये भी एक बात है कि कोई भी सिमिलर स्पेसीज होना चाहिए, यानी कोई एक ही तरह का होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मनुष्य और बंदर एक तरह के होते हैं, तो मनुष्य का रोग जो है बंदरों में जा सकता है और बंदरों का रोग मनुष्य में आ सकता है, लेकिन किसी सूक्ष्म कोई दूसरा जीव है उसका रोग जो है मनुष्य में नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि चमगादड़ से आया है, चमगादड़ से आया है, चमगादड़ से उत्पन्न हो गया मनुष्य में, तो अब वो चमगादड़ को इन्फेक्शन नहीं पहुंचाएगा, मनुष्यों को कई नुकसान पहुंचा सकता है। अब कुछ जातियां है जो दोनों पे आक्रमण करती है, वो कॉमन है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, अलर्ट है, रेबीज है, चेचक है, एड्स है, ये सब कुछ कॉमन रोग हैं जो दोनों पे आक्रमण करते हैं। एनिमल पे जंतुओं और तुम्हारा जंतुओं और मनुष्य दोनों पे आक्रमण करते हैं, पौधे पे नहीं करेंगे। अकेले एक वायरस जो है, अकेले एक वायरस एक दर्जन प्लांट को जो है इन्फेक्ट कर सकता है, अकेले एक वायरस। ये नहीं है कि एक वायरस एक प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया तो एक ही प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, जीवन भर उसी में रहेगा। एक वायरस जो है दूसरी जगह जा करके दूसरा वायरस भी एक बात हम लोग हम उसमें रिप्लिकेशन